अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एडवर्डियन एरा के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टू लेक्चर्स में हम दो ब्रिटिश पर्सनालिटीज़ बेंजामिन डिसराइली और ग्लैडस्टोन हमने इनके बारे में पढ़ा था, और हमने इनके एराज जो थे जिसमें ये प्राइम मिनिस्टरशिप इनकी थी उन एराज को डिस्कस किया था, उनमें मेजर क्या डेवलपमेंट्स थी। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, वर्ल्ड वॉर वन की तरफ भी हम जा रहे हैं, और अब हम 20th सेंचुरी के अंदर भी एक तरह से एंटर कर रहे हैं। तो हमने शुरू, अगर आपको याद होगा, हमने किया था 1688 से। हमने 17th सेंचुरी थोड़ी सी देखी, फिर हमने 18th सेंचुरी देखी, 19th सेंचुरी देखी, और अब हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं 20th सेंचुरी पे। एक बात मैंने उस दफ़ा भी आपको बताई थी कि ब्रिटिश में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम है, तो हमने देखा कि सॉरी, स्टुअर्ट्स थे ब्रिटिश थ्रोन के ऊपर। कब से लेके कब तक? 1603 से लेके 1714 तक। और लास्ट कौन सी रूलर थी, अगर आपको याद होगा? क्वीन एन थी। इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह हाउस ऑफ हेनोवर जो था, और हेनोवर मैंने मैप में भी शो किया था, एक स्मॉल जर्मन प्रिंसिपैलिटी या काउंटी कह लें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो एक स्मॉल जर्मन स्टेट ही आप कह लें, छोटी सी। तो हाउस ऑफ हेनोवर ने रूल किया था 1714 से लेके 1901 तक। और पहले मैं आपको इनके तमाम रूलर्स के बता चुका हूँ। जो इनकी लास्ट रूलर थी क्वीन विक्टोरिया, हाउस ऑफ हेनोवर की, उनका रियन था 1837 से लेके 1901। तो उनका ये रियन था। अब इस पॉइंट पे जाके 1901 में हाउस ऑफ हेनोवर भी जो जाके ख़त्म हो जाता है, तो अगले जो रूलर हैं, जो किंग एडवर्ड द सेवेंथ जिन्हें हम कहते हैं, वो सामने आते हैं। एडवर्ड द सेवेंथ। और ये किस हाउस से बिलोंग करते हैं? हाउस ऑफ सैक्सकोबर्ग एंड गॉथा। और इस हाउस का नाम चेंज करके 1917 के अंदर हाउस ऑफ हेनोवर कर दिया गया था। हेनोवर नहीं, सॉरी, हाउस ऑफ विंडसर। और विंडसर किस नाम पर है? एक पैलेस के नाम पर है, जो जहाँ पे इनका पैलेस एग्जिस्ट करता है, रॉयल पैलेस, उस नाम पर ये रख दिया गया था। ये नाम चेंज क्यों किया गया था? क्योंकि प्रीवियस नाम की जर्मन कॉनोटेशंस थी, और वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी और ब्रिटेन आर्च एनिमीज थे। जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, जिसकी वजह से ये इस नाम की जर्मन कॉनोटेशंस थी। तो ये नाम चेंज करके हाउस ऑफ विंडसर रख दिया गया, और यहां से एडवर्डियन एरा हमारा शुरू होता है। तो एडवर्डियन एरा से अगर मुराद क्या है, कि किंग एडवर्ड जो कि हाउस ऑफ विंडसर के फर्स्ट रूलर थे, उनका जो एरा था। ऑल दो यहाँ पे इस पॉइंट तक जो मोनार्की थी उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गई थी। कोई मोनार्क इतना कोई सिग्निफिकेंट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। ज़्यादातर जो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज थी वही पॉलिटिकल सिस्टम को ज़्यादा चला रही थी। तो हम उन्हीं के एस्पेक्ट से ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, कि एडवर्डियन एरा क्या था, और सेकेंडली जो लेबर पार्टी, मॉडर्न डे लेबर पार्टी ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है, उसका राइज इस एरा के अंदर हमें नजर आता है। वो कैसे हुआ, वो कौन से स्टेप्स थे जो लेबर पार्टी ने एक तरह से लिए, और अल्टीमेटली वो हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर आती है। तो ये पास पेपर पे क्वेश्चन है, रिसेंटली मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल के अंदर ये आया है। इसमें सिर्फ व्हाट इज एडवर्डियन एरा उन्होंने पूछा है, और इलुसिडेट द राइज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर मूवमेंट इन द एडवर्डियन एरा। सो मोस्टली द क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द लेबर मूवमेंट इन द एडवर्डियन एरा। तो किंग एडवर्ड द सेवेंथ का रेन था, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, 1901 से 1910 तक। और इसको समटाइम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी शुरू होती है 1914 में, ठीक है। तो इसको समटाइम्स उस तक भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। एडवर्ड द सेवेंथ का एरा, इसको हम एडवर्डियन एरा कहते हैं। और इसमें द लिबरल पार्टी, जो ब्रिटेन में, अभी तक हमने दो ग्रुप्स के नाम ही सुने थे। एक हमने विग्स सुने थे, एक हमने टोरी सुने थे। टोरीज जो मॉडर्न डे कंजर्वेटिव पार्टी में भी हैं, ये विग्स जो थे आपके, ये आपको एक तरह से कह लें लिबरल पार्टी। विग्स उस पॉइंट पे फिर फेड अवे करने लगे थे, और लिबरल पार्टी एक तरह से ब्रिटेन में इमर्ज होती हुई थोड़ी सी नज़र आने लगी थी। जिसमें क्योंकि मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक नई क्लास जो थी वो उभरी थी, जो कि
एक तरह से उन फैक्ट्री ओनर्स, मिल ओनर्स समझ लें, वो थे, और वो इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लें अटैच्ड थे, या एक तरह से उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। तो लिबरल पार्टी की प्रीडोमिनेंट जो पॉलिटिकल लीनिंग थी वो इन आइडियाज़ पर ज़्यादा थी। तो लिबरल पार्टी सर हेनरी कैम्पबेल और एस्क्विथ ये मेजर फिगर्स थे। और जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1906 के अंदर, उसमें लिबरल पार्टी जीती थी। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि इस 1906 के इलेक्शंस में लिबरल एंड लेबर इनका इलेक्टोरल अलायंस था, और ये इलेक्टोरल अलायंस वजह बना कि इन पार्टी लिबरल पार्टी के जीत की, और लिबरल पार्टी की जीत की भी वजह, और लेबर पार्टी ने भी जो गेन्स इस इलेक्शंस में की थी, क्योंकि ऑल दो लेबर की जो पहली मेजर रिप्रेजेंट, लेबर के एक दो एमपी एग्जिस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जो मेजर एक तरह से लेबर की कंट्रीब्यूशन आई पार्लियामेंट में, वो इन इलेक्शंस के बाद आई। अब कुछ हम लीगल केसेस का जिक्र करते हैं जो कि, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट्स हुई, जो कि लीगल कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो लेबर पार्टी को एक तरह से बहुत ज़्यादा जिन्होंने सपोर्ट किया। अब यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिबरल पार्टी का जो रीजन है, जब हम चार्टिस्ट मूवमेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा, उसमें मैंने तब भी बताया था कि ये वो पॉइंट्स है, तो वो पॉइंट्स आपने कुछ इंक्लूड, ये आपने अपने आंसर्स में वो चीज़ें शामिल करनी है। चार्टिस्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियनिज्म, और जो पिटफॉल्स थे एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, वर्किंग क्लास की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी, तो उन्हें इस तरह की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। अब सबसे पहला कि लॉयंस वर्सेस विल्किंस केस, इसमें एक तरह से जो केस की जो मेजर जो बैकड्रॉप है वो ये था कि जो एक ट्रेड यूनियन थी, वो एक सर्टेन टेरिटरी, एक फैक्ट्री की टेरिटरी के अंदर उन्होंने पिकेट लगाई हुई थी। पिकेट से मुराद नाका होता है, ताकि वो किसी को काम नहीं करने दे रहे थे, बेसिकली देवर ऑन स्ट्राइक। तो जो कोर्ट ऑफ अपील थी जो फैक्ट्री का मालिक थे विल्किंस, जो इस केस को जब कोर्ट में लेके गए, तो बेसिकली कोर्ट ने इस चीज़ को अपहेल्ड किया, उसके विल्किन के जो फैक्ट्री ओनर का स्टांस है कि पिकेटिंग इलीगल है। जबकि जो ट्रेड यूनियन एक्ट था 1976 का, वो इस पॉइंट पे था कि जो पिकेटिंग होगी वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर सकती है। तो जो ट्रेड यूनियन 1876 एक्ट, जो कि एक तरह से ट्रेड यूनियंस को एक प्रोटेक्शन दे रहा था, वो इस केस ने एक तरह से वो प्रोटेक्शन उनसे वापस ले ली, और पिकेटिंग को एक तरह से इलीगल जो है वो करार दे दिया गया। तो इस पॉइंट पे जो ट्रेड यूनियंस थी, उनमें सबका ख्याल ये नहीं था, हर ट्रेड यूनियन लेबर पार्टी को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन कुछ का ख्याल था कि अगर उन्होंने फर्दर अपनी डिमांड्स के थ्रू आगे मूव करना है तो उनकी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और क्योंकि ये पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन उन्हें चाहिए थी, तो यहाँ पे एलआरसी, लेबर रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का कयाम आता है फरवरी 1900 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। टू रन इंडिपेंडेंट लेबर कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट, ट्रेड यूनियंस वर ऑफ द ओपिनियन दैट इफ स्ट्राइक्स वर फेलिंग, कि अगर कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से पिकेटिंग और इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं उन्हें इलीगल करार दे दिया जा रहा है, और लॉज भी एक तरह से उनके अगेंस्ट हैं, तो उन्हें पार्लियामेंट्री फोरम के थ्रू काम करना पड़ेगा, और ऐसे लॉज पास करवाने पड़ेंगे जो कि उनकी कंडीशंस या उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे हमें पहली दफा नजर आता है कि ट्रेड यूनियंस जो थी, उन्होंने अपना एक तरह से एक पार्लियामानी सियासत का आगाज करना चाहा, और पार्लियामेंट के थ्रू अपने रिफॉर्म्स को पुश करना चाहा। ये चीज हमें चार्टिस्ट मूवमेंट में भी नहीं नजर आती। ये इससे पहले जो लेबर मूवमेंट से या ट्रेड यूनियनिज्म है, हमें उस चीज में भी ये जो चीज है वो नहीं नजर आती। आगे देखें, फिर एक हमें टैफवेल केस नजर आता है, जिसमें ये भी ट्रेड यूनियंस और एक तरह से जो रेलवे कंपनी थी उसके दरमियान ये केस था कि द अमेलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स विच वाज सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन, वो स्ट्राइक पे चली गई टैफवेल रेलवे कंपनी के खिलाफ।
तो कंपनी ने स्ट्राइक को तोड़ने के लिए नॉन यूनियनाइज्ड लेबर था उसको एम्प्लॉय किया और 2 महीने के अंदर ये स्ट्राइक टूट भी गई। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उन्होंने जो वर्किंग क्लास की जो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन थी ASRS के फॉर्म में, उन्होंने उसको सू कर दिया लीगल डैमेजेस के लिए। और उस जो उन्होंने जब सू किया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस चीज को अपहेल्ड किया, उस चीज को सपोर्ट किया। अब यहां पे क्या हुआ, अब उन्होंने सपोर्ट तो किया उस चीज को और एक तरह से कहा कि लीगल डैमेजेस, हाँ जी, ट्रेड यूनियन जो थी ASRS की फॉर्म में वो लीगल डैमेजेस पे करेगी जो उन्होंने टैफवेल रेलवे कंपनी को एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो इन चीजों को रिवर्स करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1906 में लेकर आते हैं। और मैंने आपको बताया 1906 का इलेक्शन लिबरल पार्टी जीती थी, लेकिन लिबरल पार्टी अकेली नहीं जीती, लिबरल और लेबर का अलायंस था। तो एक तरह से लेबर के जो कैंडिडेट्स थे वो इत्तेहादी थे लिबरल पार्टी के, तो उन्होंने उन्हें पुश किया। हर इंटरेस्ट ग्रुप अपने लिए कुछ ना कुछ तो चाहता ही है ना, तो उन्होंने इस तरह से फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट बेसिकली टैफवेल केस को रिवर्स करने के लिए पुश किया, जिसमें यह कहा गया कि यूनियंस कैन नॉट बी सूड फॉर डैमेजेस और पीसफुल पिकेटिंग वाज लीगल। जो कि हमारा सामने जो हमें प्रीवियस स्लाइड में लॉयंस वर्सेस विल्किन केस में जिसमें हमें पिकेटिंग इलीगल नजर आती है, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1906 की वजह से इसको लीगलाइज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई एक तरह से, इस तरह समझ लें। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ऑसबॉर्न जजमेंट। अब यहां पे जो यूनियंस थी, ट्रेड यूनियंस, वो एक सर्टेन अमाउंट पॉलिटिकल लेवी चार्ज करती थी अपने मेंबर से, ताकि वो उन लेबर कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकें जो कि एमपीज बने हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अब हर बंदा, जैसे मैंने आपको बताया, हर ट्रेड यूनियन लेबर पार्टी को सपोर्ट नहीं करती थी, इसी तरह हर ट्रेड यूनियन का मेंबर भी लेबर पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। और कुछ मेंबर्स ने इस पॉलिटिकल लेवी को जो उन्हें चार्ज की जा रही थी इसको रिजेंट किया, जिसमें WV ऑसबॉर्न भी हैं, जो कि अमेलगमेटेड सोसाइटी जो कि रेलवे की हमें टैफवेल केस में नजर आती है। उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया कि पॉलिटिकल लेवी लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस चीज को मजीद एक तरह से अपहेल्ड किया इस डिसीजन को भी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने की जरूरत है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हमेशा से ब्रिटेन की एरिस्टोक्रेसी बैठी रही है, अब जाके चेंजेस हो गई हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये एक स्टेटस को का सिंबल ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो है वो समझा जाता था। तो इसीलिए वो हमेशा उन्हीं डिसीजंस की तरफ मेजॉरिटी टाइम्स में हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील थी उस टाइम पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो था ब्रिटेन के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे नजर आता है कि पॉलिटिकल लेवी जो है उसको भी खत्म किया गया, और ये हक दिया गया कि मेंबर्स को कि अगर वो पॉलिटिकल लेवी देना चाहें या नहीं देना चाहें। तो इसको लेबर कैंडिडेट्स ने किस तरह, जो लेबर पार्टी के एमपीज बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने यहाँ पे एक तरह से जो 1911 में 400 पाउंड्स की जो एक तरह से एनुअल सैलरी थी वो इंट्रोड्यूस की गई। और आपको याद होगा कि ये एक चार्टिस्ट डिमांड भी थी कि लेबर के जो कैंडिडेट्स अगर वो इलेक्शंस के अंदर आते हैं तो उसके अंदर जो है वो उन्हें एनुअल एक सैलरी दी जाएगी। और एक 1913 में ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ विच लीगलाइज पॉलिटिकल लेवी, बट एनी इंडिविजुअल जो उससे ऑब्जेक्ट करना चाहे वो उससे बाहर आ सकता है। तो अब हम उन कॉजेस का बगौर जायजा लेते हैं। अभी हमने लीगल डेवलपमेंट्स पढ़ी हैं जो कि लेबर पार्टी का राइज इन्होंने सपोर्ट किया, जिसमें हमने 3 केसेस पढ़े हैं। ऑसबॉर्न जजमेंट पढ़ी, हमने टैफवेल केस किया, और हमने किस तरह देखा कि उन केसेस के बाद लेबर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1906 या फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1913 उसके थ्रू रिवर्स किया। लेकिन अब हम प्रॉपरली उन कॉजेज को सपोर्ट देखते हैं जो कि लेबर मूवमेंट का जिस तरह से राइज हमें ग्रेजुअली नजर आता है। तो यहाँ पे पहली लाइन देखें, दी ओरिजिन ऑफ लेबर पार्टी ले इन द कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द लेट विक्टोरियन ब्रिटेन। विक्टोरियन एरा कहाँ से कहाँ तक था? 1837 से 1901 तक। अब एक दिन में तो लेबर पार्टी का क़याम अमल में आ नहीं सकता। हम ये ट्रेंड्स ब्रिटेन में देखते हैं कि किस तरह से क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो जनरेट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। एक नई क्लास जिसने वर्किंग क्लास लेबर्स हम कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन्स में रहते हैं, शहर आबाद होने लगते हैं, कारखाने लगने लगते हैं, एक नई क्लास इमर्ज करती है जिनका रहना सहना बिल्कुल मुख्तलिफ है एग्रीकल्चरल क्लास जो कि पहले हमारे सामने एग्जिस्ट करती थी। तो एक तरह से सोसाइटी
की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आती है, कैपिटलिज्म का ग्रोथ आपको नजर आती है। तो जब एक नई क्लास बनती है तो उसके इंटरेस्ट पोर्ट्रे करने के लिए अगर एग्जिस्टिंग स्टेटस को में कोई पार्टी नहीं होती, अगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, तो एक नई पार्टी उसको एक तरह से कैप्चर करती है, जो कि लेबर पार्टी ने किया। लेकिन लेबर पार्टी का ओरिजिन्स कहाँ हम नजर आते हैं? चार्टिस्ट मूवमेंट, ट्रेड यूनियनिज्म, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब हमने रॉबर्ट ओवन की भी पढ़ी थी, तब हमें उनमें इन चीज़ों की एक तरह से इमरजेंस नजर आती है। अब सबसे पहले कि पॉवर्टी एंड सोशल कंडीशंस ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो during the last quarter of 19th century, at least 30% of the working class were living close to the starvation level। मतलब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी वर्किंग क्लास के अंदर। और ये किताब का रेफरेंस भी है, दैट प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी बाय हेनरी जॉर्ज, दैट द ग्रीड ऑफ लैंड ओनर्स was the main cause of poverty and advocated a massive land tax। कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास एग्जिस्टिंग थी वो रिफॉर्म से हमेशा, जो इस्टेब्लिश क्लास होती है वो हमेशा रिफॉर्म से एक तरह से खाइफ ही होती है। तो रिफॉर्म परस्यू करने के लिए उस वर्किंग क्लास ने अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लेबर पार्टी के अंदर देखी। फिर एक और चीज हमें टू सोशलिस्ट ग्रुप्स, जो कि बेसिकली सोशलिज्म को, जो एक प्लान्ड इकोनॉमी या फिर नेशनलाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहे थे, हमें वो दो सोशलिस्ट ग्रुप्स नजर आते हैं फॉर्मेशन ब्रिटेन में। एक तो द सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन, उसका लेकिन थोड़ा मकसद वायलेंस की तरफ था। और एक फैबियन सोसाइटी हमें नजर आती है, जो कि ग्रुप था मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स का, जिनका मानना यह था कि दैट सोसाइटी वुड ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। मार्क्स ने कहा था इसके ऑपोजिट कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा वो ब्लडी ही होगा, उसमें खून खराबा ही होगा। जो कैपिटलिज्म से सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी एक क्लासलेस सोसाइटी के अंदर। बट सोशलिज्म इज नॉट क्लासलेसनेस। सोशलिज्म इज मोर अबाउट nationalization, state planning, or more rigorous government intervention in the running of finances and economics of the state। तो ये था। तो इसमें सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन was more inclined towards violence, but the Fabian Society was a group of intellectuals। तो ये इनका ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क हमें नज़र आता है। और एक फैबियनिज्म के नाम से इनकी एक अपनी एक तरह से कह लें पोलिटिकल थॉट भी जो है वो हमें नज़र आती है, फैबियनिज्म। एक रेफरेंस के तौर पे आप इसको मज़ीद इसमें इनकॉर्पोरेट आइडियाज़ कर सकते हैं। फिर मज़ीद आगे हम देखते हैं कि ब्रिटेन उस पॉइंट पे मेजर वॉर्स के अंदर भी शामिल रहा है। तो एक तरह से जो अपना वो इंडस्ट्रियल कैपिटल हासिल करता था, तो वो एक तरह से ड्रेन भी हो रहा था उन वॉर्स में। तो स्लम्प इन यॉर्कशायर वुलन इंडस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी एक लेबर ग्रुप था, जिसमें जेम्स कियर हार्डी ने 1893 में फॉर्म किया था। अब यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, लैंकाशायर, लीड्स, ये वो मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में ब्रिटेन में इमर्ज करते हैं, और यहाँ पे लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी होती हैं। अब a slump in Yorkshire woolen industry coupled with wage cuts made Hardy convinced that the needs of working class can only be addressed by a labor group। वूल की डिमांड में कमी आई, जिसकी वजह से जो वूल की प्रोडक्शन है उसमें एक स्लम्प आया, जिसकी वजह से एक स्नोबॉल इफेक्ट हुआ ना, कि वेज कट्स भी आए, लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, ऑलरेडी वो बुरे हालात में रह रहे थे, कंडीशंस मजीद वर्सन हुई। तो इस पॉइंट पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी एक क़याम नज़र आता है, जो कि 1893 में जेम्स कियर हार्डी ने फॉर्म की। और उसका भी यही मकसद था कि पार्लिमानी सियासत के थ्रू जो है वो लेबर की जो डिमांड्स थी वो उन्हें पुश किया जाए। अब तक तो लेबर एक इंटरेस्ट ग्रुप का जो है मोस्टली हमें नज़र आता है फॉर्म में। इंटरेस्ट ग्रुप एक ऐसी चीज़ को आप समझ लें कि जो पार्लियामान में अपनी हैसियत नहीं रखता, लेकिन वो पार्लिमानी लोगों को अपनी डिमांड ज़रूर पुश करता है कि ये हमारी बातें मानो। जैसे कि हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है, तो वो अपनी डिमांड्स पुश करते हैं। लेकिन कल को वही लोग उठ के अगर पार्लिमानी सियासत की तरफ आ जाएं तो वो फिर एक अलग वेट कैरी करेगी। ऑल दो वो इतने कोई तादाद में नहीं होते तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वर्किंग क्लास उस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मैसिव स्केल पे चल रहा था, तो वर्किंग क्लास उस तरह से एग्जिस्ट करती थी ब्रिटेन में। अब ये एक और यहाँ पे सवाल भी है कि क्या पाकिस्तान में इस पॉइंट पे वर्किंग क्लास इतनी बड़ी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
और यही मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी की एक शायद कह लें फेलियर की वजह भी मेरे ख्याल से है, बट दिस डिस्कशन इज ऑफ टॉपिक, तो हम इसको छोड़ते हैं। तो सोशल चेंजेस आएंगे, सोशल चेंजेस की अभी हम बात ही कर रहे थे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन्स कायम कायम किए गए, यॉर्कशायर, लैंकाशायर, मैनचेस्टर, लीड्स, इस तरह के इंडस्ट्री की बड़ी कॉन्सेंट्रेशन हमें नज़र आती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें बढ़ती हुई नज़र आती है, और वर्किंग क्लास का एक तरह से राइज हमें करती हुई नज़र आती है, जो कि अल्टीमेटली लेबर पार्टी को जाके सपोर्ट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डेवलपमेंट्स में हमें ये टैफ वेल केस एक नज़र आता है, ऑसबॉर्न जजमेंट नज़र आती है, और ये इलेक्टोरल पैक्ट नज़र आता है। इस इलेक्टोरल पैक्ट के नतीजे में जो लेबर पार्टी थी उसने लेबर ने 50 कैंडिडेट्स रन किए विच वर नॉट अपोज्ड बाय लिबरल, तो एक इलेक्टोरल अलायंस था, उसमें से 30 को जो है वो लिबरल्स ने बेसिकली सपोर्ट किया, और इसमें से 29 जो थे वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स बने 1906 के इलेक्शन के बाद, विच इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेबर कैंडिडेट्स इन एनी पार्लियामेंट थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब उस पॉइंट तक, उसके बाद तो ऑब्वियसली ज़्यादा आए हैं। तो आप इसके बाद फिर इन्हीं लेबर कैंडिडेट्स ने हमें 1906 के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट मजीद, जिसमें पिकेटिंग लीगलाइज की गई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और 1930 में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसमें आप किसी भी यूनियन को सू नहीं कर सकते डैमेजेस के लिए, वो भी पास होता हुआ नजर आता है। तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेबर कैंडिडेट्स इन द पार्लियामेंट। अब हम इन चीज़ों का अगर एक तरह से तनकीदी जायजा लें इस पूरी मूवमेंट का, हमने कॉजेज देखे लेबर मूवमेंट के, हमने एडवर्डियन एरा देखा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश की, तो ऑस्बॉर्न जजमेंट ने, क्योंकि हमें नजर आता है एक तरह से जो पॉलिटिकल लेवी थी वो खत्म कर दी थी, तो हुआ क्या कि लेबर पार्टी के पास इस पॉइंट पे कोई इस तरह की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि वो अपने इलेक्टोरल कैंपेनिंग या ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कर सके। तो एक तरह से लेबर पार्टी को फाइनेंशियली जो है एक तरह से बहुत ज्यादा सेटबैक का सामना करना पड़ा था ऑस्बॉर्न जजमेंट की वजह से। सेकेंडली, फ्रेंचाइज अभी भी रिस्ट्रिक्टेड थी एडवर्डियन एरा के अंदर, और ये सिर्फ 1918 में जाके जो है मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग क्लास को इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिली। तो फ्रेंचाइज की रिस्ट्रिक्शन भी एक पॉइंट था कि लेबर उस तरह से, जो एक तरह से कह लें लेबर पार्टी के राइज में हम कह रहे हैं बॉटल नेक एक तरह से समझ लें, वो उसमें नजर आता है। और ट्रेवर विल्सन एक बड़े फेमस हिस्टोरियन है ब्रिटिश हिस्ट्री में, इनका ये ओपिनियन है कि जो वर्ल्ड वॉर वन की जो थी उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन के नतीजे में एक मेजर इकोनॉमिक स्लम्प आया ब्रिटेन के अंदर। उस इकोनॉमिक स्लम्प के नतीजे में लिबरल्स जो हैं वो एक तरह से डी लेजिटिमाइज हो, या उनकी रिकग्निशन में बड़ी कमी आई, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई, और उस स्पेस को लेबर ने जो है वो जाके ऑक्यूपाई किया। तो ये था हमारा एडवर्डियन एरा और लेबर पार्टी के बारे में एक लेक्चर, और लेबर रिफॉर्म्स, लेबर राइज ऑफ लेबर मूवमेंट हमें किस तरह नज़र आता है। इसमें चार्टिस्ट मूवमेंट की इनकॉर्पोरेशन, ट्रेड यूनियनिज्म की हिस्टोरिकल इनकॉर्पोरेशन, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वो आपने लाजमी करनी है, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो दैट यू कैन कनेक्ट इवेंट्स और यू कैन कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।